हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्रीलिम्स 2024 में हुआ था उसके पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये जो पेपर हम सॉल्व करेंगे ये हम नॉलेज के साथ साथ हम स्मार्ट गेस वर्क से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। अभी स्मार्ट गेस वर्क का मतलब क्या होता है? तुक्का लगाना नहीं। यहाँ पर स्मार्ट गेस वर्क का मतलब ये है कि आप लॉजिकल तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। और ये लॉजिक कैसे डेवलप होता है? किसी टेस्ट सीरीज से नहीं। ये लॉजिक डेवलप होता है आप जब यूपीएससी के पीवाईक्यू पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, है ना, काफ़ी टाइम आप इसमें देते हैं, तब जाके आप लॉजिक डेवलप कर पाते हैं। तो ये जो पेपर है 2024 का, इसमें मेरे 112 मार्क्स आ रहे थे, है ना। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था 2021 का, उस टाइम पे मेरे 73 मार्क्स आ रहे थे और उस टाइम कट ऑफ गया था 92 अराउंड, कुछ कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का। तो लगभग 19 मार्क्स मेरे कम थे और अभी आप देख रहे हैं 112 मार्क्स। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ये कैसे आया? ये इसलिए आया क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम अपना यूपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं इनमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, यहाँ से लॉजिक डेवलप किया, कुछ इंसाइट्स निकाली, कुछ पैटर्न है जो यूपीएससी एग्जामिनर फॉलो करता है, वो सब मैंने आइडेंटिफाई किया है ना। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि 75 प्लस जो पैटर्न है ना, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, काफ़ी स्टूडेंट को उससे फ़ायदा हुआ। तो आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा कि कैसे यूपीएससी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है। और मैंने 2020, 2021, 22, 23 के भी पेपर सॉल्व किए हैं कि हम कैसे स्मार्ट गेस वर्क से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब केवल स्मार्ट गेस वर्क से भी आप यूपीएससी का पेपर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। और केवल नॉलेज से भी आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट गेस वर्क भी आना जरूरी है। ठीक है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, लॉजिकल थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट गेस वर्क प्लस नॉलेज। ठीक है। जब ये दोनों आपके पास हो ना, तब आप इजिली, है ना, इजिली आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी एक अच्छे मार्जिन से, है ना। ऐसा नहीं कि आप बाउंड्री पर हो गए, आप हो गए कट ऑफ से 15-20 नंबर ऊपर। ठीक है। अब तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। और एक और चीज, 73 से 112 का जो सफर है ये मैंने कैसे तय किया, है ना, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे मैंने बैक टू बैक यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया आफ्टर फेलिंग इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप वो वीडियो जाके देखिए, लास्ट वीडियो उसी पर थी, है ना। और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि जो गलतियां मैंने की हैं, है ना, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियां मैंने की हैं, है ना, वो गलतियां आप ना करें। ठीक है। और मैंने कैसे इंप्रूव किया वो सब कुछ मैंने उसमें बताया, तो आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो वो वीडियो जाके देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम 2024 के पेपर को, है ना। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो हम कितने क्वेश्चन करने वाले? 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द एटमोस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ओके। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये ऑप्शन देखिए, है ना, इस ऑप्शन में ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो, है ना। मतलब कि दोनों स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो सकती, कोई एक ही स्टेटमेंट गलत होगी या दोनों स्टेटमेंट सही होंगी। ठीक है। तो हमको आइडेंटिफाई क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो आइडेंटिफाई करें सबसे पहले, है ना। अब देखो, द एटमोस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यदि आपने बेसिक एनसीईआरटी कवर की है तो आपको मालूम होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारा जो एटमोस्फेयर गर्म होता है वो कैसे होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। क्योंकि ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ना, इसको ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब करती है ना। तो यदि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अपने सब्जेक्ट को लेकर तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हिडन पैटर्न होते हैं, यदि एग्जामिनर को कोई स्टेटमेंट रॉन्ग बनानी है तो वो कैसे बनाएगा, है ना। तो उसके कुछ पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं हमारी 75 प्लस पैटर्न वाली वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके देखिए।
ठीक है। तो यदि कोई स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाना है तो वो कैसे बनाएगा, है ना। तो इस स्टेटमेंट में क्या किया कि दो फैक्ट होते हैं ना, तो उसमें स्वैपिंग कर देते हैं, है ना। यदि दो फैक्ट में कंपैरिजन हो रहा है तो उसमें क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे यूपीएससी के तो आपको खुद समझ में आने लगेगा, ठीक है। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम तब भी आप एक सोच सकते हैं, एक लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ इस स्टेटमेंट में ये हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, दो फैक्ट है, कंपैरिजन किया है ना, उसमें क्या कर दिया, स्वैपिंग कर दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉजिक, ठीक है, जो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किए, है ना। और उससे पहले हमने कैसे सोल्व किया था, नॉलेज से। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो देखो दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकती, है ना। इसमें से या तो दोनों स्टेटमेंट सही है या कोई एक स्टेटमेंट गलत है ना। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। यदि आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है ज्योग्राफी की तो आपको ये मालूम होगा कि पोल्स के पास थिकनेस कम होती है और इक्वेटर के पास थिकनेस ज्यादा होती है। इसमें आप देखेंगे जो ग्रेविटी होती है वो भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि ग्रेविटी आप देखेंगे वो पोल्स के पास ज्यादा होती है और इक्वेटर के पास कम होती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आप देखिए, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बात आती है कि स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्रिज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड सल्फर कंपाउंड, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर होगा ऑल फोर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाना पड़ता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ता है कि ये जो एग्जामिनर है जिसने क्वेश्चन बनाया है, क्या वो वोल्केनिक इरप्शन को जाके देख रहा है कि ये चीज निकल रही है और ये चीज नहीं निकल रही है ना। नहीं देख रहा ना, उसने एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब बताओ कि कौन सी चीज निकल रही है, कौन सी चीज नहीं निकल रही है। तो इसको रॉन्ग प्रूफ करना काफी टफ है। जब तक आप किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते तो तब तक उसको सही मान के चलना है ना। ये एक रूल है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। रूल क्या है, जब तक आप किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते तब तक उसको सही लेकर चलना है, ठीक है, सही कंसिडर करके चलना है। तो यहाँ पे आप किसी को रॉन्ग प्रूफ कर पा रहे हैं कि ये चीज वोल्केनिक इरप्शन से नहीं निकल रही है, नहीं कर सकते, तो हमको इन्हें सबको सही लेके चलना है और आंसर मारना है ऑल फोर, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। The isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent। तो ये भी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से लिए, है ना। यदि आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी है, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप बेसिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बेसिक से ही स्टेटमेंट बन रही है ना। बेसिक में भी क्या, एनसीईआरटी, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए, है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। यदि आपकी एनसीईआरटी पे कमांड है ना तो आप काफी क्वेश्चन यहाँ पे सही कर जाएंगे, क्योंकि बेसिक का आज भी काफी वेटेज है। करंट का सिर्फ कितना वेटेज है, 20%, मतलब 100 में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के और 80 क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक के। तो आपको किस पर अपना टाइम देना चाहिए, बेसिक पर, है ना। तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई बेसिक पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। अभी आप मेरे साथ 100 क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको खुद रियलाइज होगा कि बेसिक को हमको ज्यादा टाइम देना है या करंट को, ठीक है। तो ये मेरे को आपको बताना था कि बेसिक और करंट का क्या वेटेज है। अब देखो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये कहां से उठाई है, एनसीईआरटी से, है ना। और यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपको ये मालूम होगा कि हाँ ये चीज सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। कोल्ड ओशन करंट नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी, है ना, कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, तो ये जो है ये वार्म ओशन करंट है, ना कि कोल्ड ओशन करंट, है ना। तो ये कोल्ड ओशन करंट का जो फैक्ट आप देख रहे हैं ना, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। उसका आंसर क्या हो जाता है, ओनली वन। तो देखो अभी तक क्या काम आ रहा है आपका, आपका बेसिक नॉलेज, है ना। और कहां पे लॉजिक लग सकता था वो मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी हम लॉजिक के साथ इसके दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि आपका मैपिंग पे थोड़ा बहुत भी कमांड है ना
तो आप इसके दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, 50-50 में आ सकते हैं, फिर आपका रिस्क है। कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब देखो, अल्जीरिया एंड मोरक्को एंड बोत्सवाना एंड नामीबिया, ये जो है ये डेजर्ट वाले एरिया, तो यहाँ पे क्या कोको प्रोडक्शन होगा, है ना। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, सीओडी। तो सीओडी में आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, है ना, 50-50 पर आप आ चुके हैं। यदि आप किसी भी क्वेश्चन में 50-50 पर आ जाते हैं तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, ये बेसिक रूल है। यदि आप किसी भी क्वेश्चन में 50-50 पर आ जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दो ऑप्शन यदि आपने एलिमिनेट कर दिए तो वो क्वेश्चन नहीं छोड़ें, ठीक है, क्योंकि आपको रिस्क लेना पड़ेगा तभी पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए और 50-50 पर आप आ चुके हैं। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है कि विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर जॉइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। अब देखो, रिवर्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है यदि आपको, है ना, तो आप यहाँ से 50-50 पर आ सकते हैं। कोसी रिवर जो है ना, जिसे बिहार का शोक बोला जाता है, तो ये रिवर का सबको मालूम है कि बिहार से निकलती है और थोड़ा लास्ट से निकलती है, तो मतलब गोमती घाघरा गंडक जो है ये कोसी से पहले ही होंगी, है ना, कोसी के बाद तो नहीं होंगी। तो कोसी सबसे लास्ट है, तो मतलब हम आ गए 50-50 पर। ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर गए। अब आपका नॉलेज, है ना, कि गोमती घाघरा गंडक कोसी है, घाघरा गोमती गंडक कोसी है ना, तो ये आपका बेसिक है। इसलिए बोलते हैं कि जो आपकी थीम्स है ना, जैसे रिवर्स है, थीम्स है, तो आप इसको अच्छे से करिए। यदि आपने बेसिक बुक कवर की है ना, मैपिंग कवर की है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टेटमेंट 1 देखिए, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो आपका जो बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से आप ये स्टेटमेंट सही कर सकते हैं, है ना, कि ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो मैंने अपने 75+ पैटर्न वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, कि वन ऑफ द जो होता है ना, वन ऑफ द मतलब कि 10 में से एक रीजन तो हो सकता है ना। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती है मैक्सिमम टाइम सही होती है, कि एक रीजन तो हो सकता है। यदि एक रीजन भी ये निकल गया, 10 रीजन में से यदि एक रीजन भी निकल गया, 0.1% भी निकल गया, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। और एक और चीज, एग्जामिनर पूरे वर्ल्ड में जाके तो देखेगा नहीं कि वेदरिंग हुई कि नहीं हुई रेनफॉल के कारण। यदि किसी भी जगह 1% भी, 0.1% भी वेदरिंग हो गई रेनफॉल के कारण, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। एग्जामिनर इतनी रिस्क नहीं लेता, वो पॉइंट टू पॉइंट स्टेटमेंट बनाता है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। तो देखो, रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना। जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और रेनफॉल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलेगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में हो सकती है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, जब रेनफॉल होगा तो उसमें ऑक्सीजन भी मिक्स होगी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो ऑप्शन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि नाइदर स्टेटमेंट 2 और नोर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, है ना। तो हमने तो बताया कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये तो गया ऑप्शन। ऑप्शन सी देखिए, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। मतलब 2 और 3 में से कोई एक स्टेटमेंट सही है और जो सही है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रही है ना। तो हमने तो बताया कि दोनों सही है, तो ये भी गलत। अब बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वेदरिंग में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो दोनों स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिसमें 4 कंट्रीज के नाम दिए और बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्री हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के साथ कौन सी कंट्री यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है? तो आपको सबसे पहले नॉर्थ सी की लोकेशन मालूम होनी चाहिए, है ना। इसलिए मैपिंग आपको करना है ना, बेसिक मैपिंग जो है वो आपको करना है, क्योंकि हर साल बेसिक मैपिंग से काफी क्वेश्चन यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। अब देखो रशिया, ये तो नॉर्थ सी के आसपास भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है ना, मतलब ऑल 4 तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर देखिए फिनलैंड एंड नॉर्वे, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि फिनलैंड नॉर्वे स्वीडन है या स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड है या नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड है ना। तो आपको ये याद होना चाहिए कि नॉर्वे पहले आता है, बीच में स्वीडन है, फिर फिनलैंड है, ऐसा बना हुआ है। आप जब यूरोप का मैप देखेंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो फिनलैंड तो होगा नहीं, ठीक है। बचा क्या, जर्मनी, जर्मनी तो है, ठीक है, जर्मनी बाउंड्री शेयर करता है, और नॉर्वे, मतलब ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इसका
आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, पेयरिंग वाले जो क्वेश्चन है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जिसमें फोर स्टेटमेंट है तो ओनली टू सही होता है ना, चारों के सही होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काफी कम होती है ना, और ओनली वन की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे काफी कम होती है। आंसर होगा तो ओनली टू या ओनली थ्री में, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ओनली टू की। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, यदि ऐसा होने लगा तो सबको ही सिर्फ ओनली टू मार्क आ जाएंगे, है ना। यदि आपके पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, इस टाइप के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें ओनली टू लगाना है ना, सब में आपने ओनली टू लगा दिए तो आपके 3 सही हो जाएंगे, 2 गलत हो जाएंगे, तो फिर भी, है ना, 3 सही हो रहे हैं तो कितने 6 मार्क्स हो गए, और 2 क्वेश्चन गलत है मतलब 1.34 यहाँ पे आपका माइनस होगा, तो फिर भी आप 4.5 मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर पाएंगे। तो ये आप तब करें जब आप 50-50 पर आ गए, है ना, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब आपको डाउट है कि ओनली टू मारे या ओनली थ्री मारे, तब आप जाइए, यदि 4 स्टेटमेंट है तो ओनली टू के साथ जाइए, 5 स्टेटमेंट है तो ओनली थ्री के साथ जाइए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब ये जो पैटर्न है यूपीएससी का नया पैटर्न है। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपको ये पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि आपको तीनों चीज यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक जगह वाटरफॉल दिया है, रीजन दिया है और रिवर दिया है, और पूछा है इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रो इन द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। ठीक है, तो देखो धुआंधार, धुआंधार जो वाटरफॉल है ये नर्मदा रिवर पर तो है ना, मैं एमपी से हूँ तो मुझे ये मालूम था कि हाँ नर्मदा रिवर पर है, लेकिन मालवा रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है, मतलब ऑल थ्री तो यहाँ पे गया। अब बात करें हुंड्रू, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा, है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये चीज़ हम पढ़ते भी हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, सुमन रेखा रिवर जो है वहाँ से निकल रही है ना, उस पर हुंड्रू वाटरफॉल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए, गेरसोप्पा, वेस्टर्न घाट में नेत्रवती, तो ये नेत्रवती रिवर नहीं है, वेस्टर्न घाट में तो है गोरसप्पा, लेकिन नेत्रवती रिवर यहाँ पे नहीं है। ये जो वाटरफॉल है ये श्रावती रिवर पर है ना, तो देखो कितना अच्छे से यहाँ पे मिसमैच किया है, नेत्रवती श्रावती, है ना, बंदा कंफ्यूज हो जाए, है ना, तो ये नेत्रवती नहीं है, श्रावती रिवर है। गोरसप्पा वाटरफॉल, इसको जोग वाटरफॉल भी बोलते हैं, है ना, तो ऑप्शन 3 भी है, ये भी गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ओनली वन। ठीक है, तो ये भी चीज मैंने आपको बताई है 75 प्लस पैटर्न में, कि यदि 4 ऑप्शन है तो उसमें ओनली वन और ओनली फोर की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है ना, आंसर होगा तो ओनली टू में मैक्सिमम, उसके बाद ओनली थ्री, है ना, यदि आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ तीसरी स्टेटमेंट भी सही हो सकती है तो ओनली थ्री के साथ जाइए, नहीं तो ओनली टू पे प्रायोरिटी अपनी रखिए। और 3 स्टेटमेंट वाले यदि क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उसमें ओनली वन की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और ऑल थ्री और नन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काफी कम होती है ना। ओनली वन की प्रोबेबिलिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी 3 ऑप्शन है ना, तो इसमें क्या करता है 2 का स्वैपिंग कर देता है। ठीक है, तो सिंगल स्टेटमेंट बचती है। ठीक है, तो इसके कारण मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ओनली वन जो है ये यहाँ पे सही होता है। तो नॉलेज के साथ कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ पैटर्न है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, इसको आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसकी जो पीडीएफ है 75 प्लस पैटर्न वाली वीडियो आप देखिए, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें, है ना, उसको अपने पास रखें, और क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो उस पीडीएफ को देखिए एक बार। ठीक है, अब टेलीग्राम पर कैसे जाएं, तो टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं, है ना, वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो वो पीडीएफ अपने पास रखिए, तो इससे आप यूपीएससी के जो पैटर्न है उससे आप फेमिलियर होंगे कि हाँ ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिक लग सकता है। ठीक है, चलो अब देखिए 10th क्वेश्चन, इसमें क्या है, रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज एंड टाइप ऑफ माउंटेन। ये क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है ना, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन लगाए 10 क्वेश्चन तक, आपको करंट के कितने क्वेश्चन मिले, है ना, सारे क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर के पीछे भागना बंद कीजिए, बेसिक पर कमांड लाइए, है ना, बेसिक बुक्स पढ़िए, तब आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, ना कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने से। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, स्वैपिंग करिए, जो मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी एग्जामिनर क्या करता है, गलत करने क्या करेगा, स्वैपिंग कर देगा, है ना। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये तो सही है कि भाई नॉर्थ अमेरिका में ये माउंटेन तो है, फोल्ड माउंटेन भी है। ठीक है, साउथ अमेरिका में एंडीज है, ये भी फोल्ड माउंटेन है ना। सेंट्रल एशिया में वॉसगस एंड यूरोप में अल्प्स, ये तो सही है, लेकिन ये वॉसगस जो है ये ब्लॉक माउंटेन है और अल्प्स जो है ये फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पे हुई स्वैपिंग, मतलब 2 स्टेटमेंट तो गलत, इसका आंसर भी क्या है, ओनली 2। ठीक है,
तो 4 स्टेटमेंट, आंसर क्या है? ओनली 2। हमेशा याद रखिएगा कि एक्सट्रीम के साथ बचिएगा, है ना, कि 4 ऑप्शन है तो मतलब ऑल 4 और ओनली 1 से बचिएगा। आंसर मारना है तो ओनली 2 में या ओनली 3 में। 11th क्वेश्चन, ठीक है, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यदि आपको करंट अफेयर नहीं मालूम फिर भी आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें बोला है दोनई पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिसेंट पास्ट में आप देखिए कि किस पर यहाँ पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे बना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब तीनों तो सही नहीं हो सकते, है ना, तीनों सही नहीं हो सकते, मतलब ऑप्शन डी ये तो गया, ठीक है। यदि आप पीवाईक्यू कंटिन्यू सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में तीनों सही हो सकती है, किस टाइप के क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती, है ना। ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ये फील कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब तीनों तो सही नहीं होंगे, है ना, या तो 1 2 सही है, 2 3 सही है या 1 3 सही है। अब देखो दोनों ही पोलो एयरपोर्ट, इसका तो नाम मैंने कभी सुना नहीं था, आपने सुना हो तो बात अलग है, मैंने नहीं सुना था। तो हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया हो, है ना। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब कुशीनगर इतनी बड़ी सिटी नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि मोदी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रही है ना, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा रही है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया गया हो। थर्ड ऑप्शन देखिए विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब विजयवाड़ा जो है ये काफ़ी बड़ी सिटी है ना, काफ़ी बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे चांसेस है कि पहले से यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। यदि हमको तीनों में से कोई एक ऑप्शन काटना है जहाँ पर पहले से ही एयरपोर्ट है, मतलब वहाँ पे ग्रीनफील्ड, मतलब नया, बिल्कुल नया एयरपोर्ट नहीं बनाया गया, है ना, तो हम किसको काटेंगे? विजयवाड़ा को। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बड़ी सिटी है, तो चांसेस है यहाँ पे पहले से ही एयरपोर्ट हो, है ना। जितनी बड़ी सिटी होती है उनके नाम आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि ऑप्शन 3 ये हम काटें तो बचा क्या? 1 and 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 देखिए, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, है ना। वाटर वेपर जो है ये एक गैस है और इसका जो अमाउंट है वो एल्टीट्यूड के साथ कम होता जाता है ना, मतलब हम जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसका अमाउंट कम होता जाता है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये तो सही है। क्यों? क्योंकि वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना। जब हम एल्टीट्यूड की बात करें, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तब ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, ये आपका नॉलेज है, नॉलेज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल। तो ये भी आपका नॉलेज वाली स्टेटमेंट है कि पोल के पास नहीं होता, ये इक्वेटर के आसपास यहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि जहां पर हीट ज्यादा होगी, है ना, वहीं पे वाटर वेपर ज्यादा होंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। आंसर क्या होगा? ओनली 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्टेटमेंट 1, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, है ना। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये कम है। सेकंड देखिए, प्रेसिपिटेशन अगर थ्रू आउट द ईयर, बारिश जो हो रही है ये थ्रू आउट द ईयर हो रही है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो कौन सा क्लाइमेट है ये? ऑप्शन 1 क्या है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सेकंड चाइना टाइप क्लाइमेट, थर्ड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड फोर्थ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। अब देखो इसे लॉजिकल तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज में तो इतना रहता नहीं है, तो हमें इसे लॉजिकल तरीके से सोल्व करना होगा। तो देखो चाइना टाइप क्लाइमेट जो है ये मानसून टाइप क्लाइमेट है, जैसे इंडिया में मानसून आता है उसी टाइप चाइना में भी मानसून आता है। तो मानसून टाइप क्लाइमेट कहां पर है? चाइना में, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, ये कुछ ज्यादा वेरिएशन आ गया, इतना वेरिएशन इक्वेटोरियल क्लाइमेट में नहीं होता। तो ऑप्शन 3 से हम देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं होगा। भले यहाँ पे प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है, लेकिन इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो प्रेसिपिटेशन होता है ना वो 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, इतना वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 तो फॉलो हो रही है, लेकिन स्टेटमेंट 3 फॉलो नहीं हो रही है। फिर देखते हैं स्टेटमेंट 3, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आप देख सकते हैं, जैसे हमारा यूपी एमपी, है ना, ये क्या है? सब ट्रॉपिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रू आउट द ईयर बारिश तो नहीं होती, और एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये भी काफी कम नहीं होता, है ना, काफी ज्यादा होता है। कभी ठंड पड़ती है तो काफी ठंड पड़ रही है, गर्मी हो रही है तो काफी गर्मी हो रही है, तो टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा है ना। एनुअल डेली रेंज जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा है, थ्रू आउट द ईयर तो बारिश हो नहीं रही है ना। तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। बचा क्या? ऑप्शन डी।
तो हम ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमको सोचना होता है रियल टाइम एग्जाम में। नॉलेज के साथ लॉजिक। नॉलेज क्या था कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन इतना नहीं होता है ना, तो मैंने इस तरीके से एलिमिनेट किया। चाइना टाइप क्लाइमेट, मानसून, ये भी हम पढ़ते हैं, ये भी हमारा नॉलेज है। तो नॉलेज के साथ मैंने लॉजिकल तरीके से कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, ये आपको सीखना है। यदि आपको ये सीखना है तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कीजिए, तो आप ये लॉजिकल थिंकिंग आराम से डेवलप कर पाएंगे, है ना, और ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 देखिए, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, तो ये स्टेटमेंट सही है ना, एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है कि पोल पर कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होती है और इक्वेटर पे ये एब्सेंट होती है ना। इसलिए इक्वेटर के पास साइक्लोन नहीं बनते, क्योंकि साइक्लोन बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स का होना जरूरी है। ठीक है, साइक्लोन के लिए एक मैंडेटरी चीज क्या है, कोरियोलिस फोर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। इस टॉपिक के ऊपर यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये यूपीएससी की थीम है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिए, है ना, और ये बेसिक एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। और अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक एनसीईआरटी से ही पूछे गए। तो आप बार बार जो पूछते हैं कि यूपीएससी के लिए सोर्सेस क्या है, क्या फॉलो करें, तो अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमको क्या चीज फॉलो करनी है ना। चलो, ऑप्शन 1 क्या है, इक्वेटर। सेकंड क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थर्ड क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फोर्थ क्या है, आर्कटिक सर्कल। तो देखो, अब देखो आपको नॉलेज में क्या होना चाहिए कि सन जो है इक्वेटर पे कब आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब आता है और कैप्रिकॉन पे कब आता है ना। तो 21 जून को सन कहां पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, है ना। 23 सितंबर को होता है इक्वेटर पर, एंड 22 दिसंबर को होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। वापस जब सन इक्वेटर पर आता है तो वो कब आता है, 21 मार्च को, है ना। फिर 21 मार्च से ऊपर जाता है तब आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को, है ना। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए, मतलब 21 जून को सन कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, है ना। ये तो ये तो रहेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको मालूम है कि इंडिया से पास होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो यहाँ पे होगा। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन ये तो गया। आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि यूपीएससी एग्जामिनर का जो ऑप्शन सेट करते हैं ना, वो किस तरह करते हैं, है ना, किस स्टेटमेंट को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है ना, और किस स्टेटमेंट को कम वैल्यू दी जा रही है। वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है और कौन सी स्टेटमेंट गलत हो सकती है ना। ये चीज आप काफी क्वेश्चन में देखेंगे यदि आप पीवाईक्यू देखते हैं। जैसे कि ओनली वन, ये सिर्फ एक बार पूछा गया, है ना। ओनली 3 सिर्फ एक बार। वहीं आप देखिए ऑप्शन 4 2 बार है और ऑप्शन 2 2 बार है। तो जब यूपीएससी एग्जामिनर ही इनको वैल्यू नहीं दे रहा है तो आप क्यों वैल्यू दे रहे हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जब यूपीएससी एग्जामिनर ने ओनली वन, है ना, इसको वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ एक बार पूछा, देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे सेट किए, सिर्फ एक बार ओनली वन है। वहीं ऑप्शन 3 जो है ये भी सिर्फ एक बार है, तो यूपीएससी एग्जामिनर खुद इसको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आपको भी इसको वैल्यू नहीं देनी है ना। तो देखो तीसरा तो आपने यहीं पे काट दिया, ठीक है, ये होगा नहीं। ओनली वन इक्वेटर पे होता है ना, तो इक्वेटर पे आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साथ में आर्कटिक सर्कल, तो आंसर क्या होगा 2 और 4। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड which hold about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? ठीक है, यदि आप यूपीएससी की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं और 50-50 पर आ सकते हैं, है ना। आप फंसेंगे कहाँ पर, अमेजोन बेसिन और कॉन्गो बेसिन में। और रही बात इन दोनों में से क्या आंसर हो, तो ये आप पीवाईक्यू का एनालिसिस जब करते हैं ना, उससे आप ये क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं। 2023 में क्वेश्चन आए थे कॉन्गो बेसिन के ऊपर 2 क्वेश्चन, है ना। यदि आपने उसका सही से एनालिसिस किया होता, है ना, उसको सर्च किया होता, वो मैंने बताया अपनी लास्ट वीडियो में, वो आप जाके देखिए कि कैसे हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के 3 स्टेप होते हैं, वो भी मैंने वहाँ पे बताया, है ना। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट स्टेप होती है थीम आइडेंटिफाई करना, है ना। सेकेंड होती है सर्च करना, है ना, जो भी ऑप्शन है उसको सर्च करना। और थर्ड स्टेप होती है एप्टीट्यूड डेवलप करना। यदि आप पीवाईक्यू एनालिसिस की सेकंड स्टेप जिसमें सर्च करना होता है,
यदि वो किया होता अपने 2023 के पेपर में और आप विकिपीडिया पढ़ते कॉन्गो बेसिन के बारे में, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली बन जाता। मैंने ये एनालिसिस किया था, है ना, तो मुझे सीधे मालूम था कि भाई इसका आंसर तो कॉन्गो बेसिन है, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कौन सा है, कॉन्गो बेसिन। ये सीधे सीधे लिखा हुआ है, जब आप विकिपीडिया पढ़ते हैं तो वहां सीधा सीधा लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कौन सी है, कॉन्गो बेसिन, ठीक है। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस काफी जरूरी है ना। टेस्ट सीरीज आपको इतना हेल्प नहीं करेंगे जितना पीवाईक्यू करेगा आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने में। चलो 17 क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विथ रेफरेंस टू परफ्लोरोएल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट 1 देखिए, पीएफएस आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। तो ये जेनरिक स्टेटमेंट है। जेनरिक स्टेटमेंट यूपीएससी एग्जाम में सही होती है। अब जेनरिक स्टेटमेंट कैसी होती है, ठीक है, हम कैसे पहचाने, जब आप पीवाईक्यू करेंगे, आप जाके जो मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 20, 21, 22 और 23 का पेपर सॉल्व किया हुआ है, वो आप देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा, है ना। फिर आप खुद सॉल्व कीजिए 2012 से 2019 तक के क्वेश्चन, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी जेनरिक स्टेटमेंट होती है, कौन सी फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट सही हो सकती हैं और नहीं हो सकती हैं, वो आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, ठीक है। पीएफएस आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट, ये इश्यू होगा तभी यूपीएससी ने पूछा है ना। ये कुछ सब्सटेंस है जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट में है ना, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल, इन मटेरियल में ये सब्सटेंस मिल रहा है ना, कुछ इश्यू होगा तभी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है ना। यदि डिग्रेडेड हो जा रहा होता तो यूपीएससी एग्जामिनर क्यों पूछता, कुछ चैलेंजेस हैं, है ना, डिग्रेडेड नहीं होता होगा एनवायरमेंट में, तभी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है ना। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि यदि नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव स्टेटमेंट सही होती है ना। ये क्या नेगेटिव चीज है, सब्सटेंस है, ये नेगेटिव सब्सटेंस है, तो इसकी जो स्टेटमेंट आएगी नेगेटिव कुछ रहती है कि भाई ये चीज डिग्रेडेड नहीं होती, हाँ भाई नहीं होती होगी तभी पूछा ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सोचना होता है, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। परसिस्टेंट एक्सपोजर टू पीएफएस कैन लीड टू बायोअक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज, है ना, कैन लीड हो सकता है। और एक और चीज, नेगेटिव चीज है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, सही है ना, तो ऑल थ्री इसकी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 5 फैक्ट दिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, पैरासिटोइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी अबव द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो इसमें दो चीज हो सकती है कि भाई देखो, जो मैंने आपको बताया था कि जब तक आप किसी चीज को गलत नहीं प्रूव कर पा रहे हैं उसको सही लेके चलिए, है ना। तो इस लॉजिक से आप ऑल 5 मार सकते हैं, ठीक है, ये चीज। सेकंड चीज क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है और अपने 75 प्लस पैटर्न वाली वीडियो में बताई है, तो 5 फैक्ट है तो उसमें ओनली 3 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ओनली 1 और ओनली 5 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम होती है, तो आप ओनली 3 भी यहाँ पे मार सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मैंने एग्जाम में क्या मारा, मैंने मारा ओनली 3, ठीक है। ओनली 3 क्यों मारा, ओनली 5 क्यों नहीं मारा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे निकाल लिया था कि टर्मिट्स जो है ये तो पैरासिटोइड होते हैं, ठीक है, टर्मिट्स मतलब दीमक, तो ये मुझे मालूम था कि भाई टर्मिट्स तो है पैरासिटोइड, मतलब ऑल 5 तो होगा नहीं। अब यदि रिस्क लेना है तो किस पे लोगे, ओनली 3 पे, तो ऐसा मैंने ओनली 3 पे मार दिया, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। अब इन तीनों में से हमको बताना है कि कौन सा पी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप किसी को भी ऐसा रॉन्ग प्रूफ कर पा रहे हैं। अब यदि इस क्वेश्चन में आपको मालूम होगा कि भाई तीनों पी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप तो ऑल 3 मार दोगे, लेकिन यदि आपको नहीं मालूम तो कैसे इसको सॉल्व करें, तो देखो नन तो होगा नहीं। अब यदि आपको मालूम है कि सोयाबीन जो है पी फैमिली से बिलोंग करता है तो एक तो सही है ना, लेकिन 2 को आप रॉन्ग प्रूफ कर पा रहे हैं क्या, जब आपको नॉलेज नहीं है उस चीज का और आप रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया तब तक आप उसको सही लेके चलिए। यदि आपके पास कोई रीजन है, रॉन्ग प्रूफ कर पा रहे हैं, आपके पास दिमाग में ऑप्शन आ रहा है कि हाँ ये चीज नहीं होती, तब तक आप उसको सही लेके चलना है ना। ये मैंने आपको बताया है, पहले भी बार बार बताया है, जब तक आप किसी चीज को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते उसको सही लेके चलना है, ठीक है। तो यदि आपने सोयाबीन को सही लिया है कि भाई पी फैमिली में, और आपके पास कोई रीजन नहीं है ग्राउंडनट और हॉर्स ग्राम को रॉन्ग प्रूफ करने का, तो इन दोनों को भी सही लेके चलना है और ऑल 3 मारना है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, काफी टफ क्वेश्चन था, ये तो मुझसे भी नहीं बना, ठीक है, मैंने भी छोड़ दिया था यहाँ भी, इसमें ना कोई लॉजिक लग रहा है ना कुछ लग रहा है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई लॉजिक है इसको सॉल्व करने का तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
जिससे मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और जो बाकी एस्पिरेंट है उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। यदि आपके दिमाग में कुछ यहाँ पे लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म सिकाड़ा, फ्रॉकहोपर एंड पॉन्ड स्केटर आर, बर्ड है, फिश है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल है। आपको ग्रास होपर का नाम सुना है आपने? ग्रास होपर से मुझे थोड़ा लगा फ्रॉग होपर, हाँ ये इंसेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ लॉजिक लगा कि मैंने इसको सॉल्व किया और मेरा ये सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको वर्ड एसोसिएशन करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपके सिमिलर टाइप के आते हैं तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि हाँ ये कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन सब के नाम तो हमने भी नहीं सुने ना आपने सुने। हमको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सोचना है कैसे सोच सकते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर टाइप के नाम कुछ आपको दिमाग में आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ। ठीक है, मैं कंफ्यूज हुआ था इंसेक्ट एंड रेप्टाइल में। कंफ्यूज कैसे हुआ? पॉन्ड स्केटर, इसको आप यदि हिंदी में जाके देखेंगे ना तो क्या आता है? ताल विसर्पी। अब विसर्पी मतलब स्नेक, रेप्टाइल, थोड़ा सा वैसे जा रहा था। तो इन दोनों में मैं कंफ्यूज हुआ। ठीक है, लेकिन लास्ट में मैंने मारा इंसेक्ट और ये मेरा सही हो गया। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, है ना। ये भी आप लॉजिक से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि किसी बुक में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा और ना ही ये करंट अफेयर है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें? लॉजिक से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? मेनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जेनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मेनी च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। ठीक है, ये भी जेनरिक स्टेटमेंट है और यहाँ पे च्युइंगम के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें प्लास्टिक हो। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक तो हो सकती है ना। मैं वो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ। माइक्रो प्लास्टिक जो होती है ना, बहुत छोटी छोटी होती है। जो आप क्रीम यूज कर रहे हैं, फेस वॉश यूज कर रहे हैं, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक होती है ना। तो चिंगम में माइक्रो प्लास्टिक की यहाँ पे बात हुई है। तो पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट तो गलत होंगी नहीं और एक भी स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे गलत नहीं लग रही, मतलब ये तो गया, ये भी गया। ठीक है, अब बात है कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है ना। यदि च्युइंगम में प्लास्टिक है एज अ गम बेस, तभी ना ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का सोर्सेस माना जा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट 1 को। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये काफी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मुझसे भी नहीं बना, ना मेरे पास का कोई लॉजिक है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको नॉलेज भी काम आएगा, साथ में लॉजिक भी काम आएगा, है ना। क्योंकि बिना नॉलेज के लॉजिक कोई काम नहीं करेगा। आपको नॉलेज होना, सफिशिएंट नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, मैं पहले भी बताया कि सफिशिएंट नॉलेज होना, जो बेसिक बुक्स हैं वो कवर करना, ठीक है, बेसिक करंट अफेयर कवर करना जरूरी है। उसके बाद आप लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 1 देखिए, इट इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इस स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज हुआ है, वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब देखो ये क्वेश्चन वैसा तो है नहीं कि फॉर एग्जांपल XYZ गैस इज वन ऑफ द रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना। तो वहां पे कोई गैस है वो क्लाइमेट चेंज में 1% कंट्रीब्यूशन कर सकती है ना, वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि वन ऑफ द एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। यदि आप यूपीएससी की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसी हैं, हाँ 17 एजेंसी हैं, उनके सबके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके कॉम्पिटिटर को याद है और यदि आपको नहीं है तो आप बैकफुट पर है। और यदि आपको फ्रंट फुट पे खेलना है तो आपको जो मेजर चीज है ना वो याद होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए, है ना। बेसिक मैपिंग, बेसिक एजेंसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, WTO, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट है वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अब ये मुझे मालूम था कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी तो नहीं है, क्योंकि मैंने यूनाइटेड नेशन की जो लिस्ट है ना, कौन कौन सी एजेंसी है वो मुझे याद है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत, है ना। अब देखो यूपीएससी एग्जामिनर खुद इसको भाव नहीं दे रहा है तो आप क्यों दे रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी वो चीज यहाँ पे भी यूज हो रही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है, इसको 3 बार वैल्यू दी गई है। ठीक है, और स्टेटमेंट 3 को 2 बार वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो जब एग्जामिनर ने स्टेटमेंट 1 को वैल्यू दी ही नहीं है, सिर्फ एक बार वैल्यू दी है, तो आप क्यों वैल्यू दे रहे हैं? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। तो ये जेंडर स्टेटमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो जाती है।
तो ये भी गया। अब आपको बताना है कि 2 सही है या 2 3 सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड, ठीक है, टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड टू ओपन डिफेक्शन। अब ये जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एजेंसी तो नहीं है, तो हो सकता है कि ये क्या हो, एक एनजीओ। और एनजीओ के पास इतना फंड नहीं होता कि वो कंट्रीज को फंड देना स्टार्ट करें, है ना। वो वहां पे जाके काम कर सकते हैं, लेकिन फंड दे रहे हैं, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लिखा है ना ग्रांट फंड, तो यहां से मैं इसको एलिमिनेट करता हूं, ठीक है, क्योंकि एनजीओ जो है इनके पास इतना फंड नहीं होता, उनको खुद फंड की जरूरत होती है, ठीक है, और वो किसी कंट्रीज को फंड दें, ये इंपॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कुछ लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, नहीं मालूम भाई। सेकंड ऑप्शन देखिए, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रॉर। अब ये स्टेटमेंट मुझे मालूम थी, ठीक है, कि चीता रॉर नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये तो गया, ठीक है, और तीनों सही होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम है, क्योंकि तीनों थोड़ा फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, तो ये भी गया। अब कैसे सोल्व करना है इसको, 1 2 सही है या 2 3 सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, अनलाइक मेल लॉयंस मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय स्किन मार्किंग। अब यदि हमको यहाँ पे किसी स्टेटमेंट को गलत करना है तो कैसे करें, ठीक है, क्योंकि तीनों तो सही नहीं है, सेकंड सही है, 1 और 3 में से हमको निकालना है। तो लायन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ये हमको नहीं मालूम, और थर्ड स्टेटमेंट भी हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारा कुछ पैटर्न जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं पीवाईक्यू सॉल्व करते करते, कि दो चीज में यहाँ पे कंपेयर किया है, पहला तो मेल लॉयंस एंड मेल लेपर्ड, मतलब दो फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड चीज जो मैंने आपको बताई थी कि एक पैटर्न है, कौन सा, दिस कैन डू दिस बट नॉट दिस, है ना, ये आप देखिए, ये मैंने बताया आपको, तो ये कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता, इस टाइप की स्टेटमेंट यूपीएससी बनाता है। तो ये आप देखेंगे 99% टाइम ये स्टेटमेंट गलत होती है, ठीक है। आप पीवाईक्यू का जब एनालिसिस करेंगे तो ये आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और यदि आपको ये चीज़ सीखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, और आने वाली वीडियो में बनाऊंगा इस टाइप की, है ना, ताकि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो ये स्टेटमेंट आप गलत कर सकते हैं, आंसर आएगा 1 और 2, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको किसी बुक में मिलेंगे ना करंट अफेयर में मिलेंगे, लेकिन आपको इनको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, तो ये सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, स्मार्ट गेस वर्क करना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, वो आएगा बेसिक बुक की रीडिंग से, है ना, सफिशिएंट करंट वगैरह पढ़ लिया आपने, उसके बाद जब आप पीवाईक्यू करेंगे, है ना, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तब धीरे धीरे आपकी ये लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, ये तो मेरा भी गलत था, मुझे भी नहीं बना, ठीक है, और टफ क्वेश्चन है, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये हम नहीं करने वाले, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें। 27 नंबर क्वेश्चन, 4 फैक्ट दिए, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल एंड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ठीक है, मतलब ही नहीं पता क्या होता है, हिंदी में जाके देखा मैंने तो उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर कैसे सोल्व किया इसको। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक आप किसी चीज को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब तक उसको सही लेकर चलिए। अब आप चारों फैक्ट में से किसी को भी रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है या नहीं, तो तब तक उनको सही लेकर चलना है। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पीवाईक्यू में भी और मेन एग्जाम में भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऑल 4 मार के आगे बढ़ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व विद इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। अब इसका आंसर क्या है, फिग। और मैंने भी सीधे फिग मारा था क्योंकि मुझे बाकी का कुछ आइडिया नहीं था, और फिग के ऊपर पीवाईक्यू पूछा गया, तो सिर्फ उसके बेसिस पे मैंने फिग मारा, और ये आंसर मेरा सही हो गया। लेकिन आप देखेंगे ये क्वेश्चन काफी टफ है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आता है तो मारो, नहीं आता तो छोड़ दो, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप, है ना। मैंने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि पीवाईक्यू में फिग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिर्फ उसके बेसिस पे मैंने ये रिस्क ली, क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा आपको यूपीएससी के एग्जाम में, प्री एग्जाम में रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है।
29 नंबर क्वेश्चन क्या है, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। अब तीनों ऑप्शन देखिए, आप तीनों में से किसी को भी रॉन्ग प्रूफ कर पा रहे हैं कि ये पॉइजनस नहीं है? हो सकता है ना, इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतनी सारी स्पीसीज हैं, है ना, इतनी सारी स्पीसीज की वेराइटीज हैं, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन आता है, ठीक है, बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं। तो हो सकता है कि बटरफ्लाई की इतनी सारी स्पीसीज हैं, कोई एक स्पीसीज भी यदि पॉइजनस निकल गई तो ये स्टेटमेंट सही है ना। फिश, इतनी सारी फिश है, कोई एक फिश भी पॉइजनस निकल गई तो ये स्टेटमेंट भी सही। फ्रॉग में से भी कोई ऐसा ही हुआ कि इतने सारे फ्रॉग्स की वैरायटी है, इतनी सारे फ्रॉग्स की स्पीसीज हैं, है ना, जेनेटिक वेरिएशन है, ठीक है, तो हो सकता है कि एक भी यदि यहाँ पे पॉइजनस निकल गया तो ये स्टेटमेंट भी सही। और एक और चीज, यूपीएससी एग्जामिनर सारी बटरफ्लाई को जाके तो देखेगा नहीं, है ना, कि ये पॉइजनस है ये नहीं है, उसी तरह फिश, उसी तरह फ्रॉग। तो यूपीएससी एग्जामिनर सेफ खेलता है, आपको उसके माइंड से चलना है। तो वो जाके तो देखेगा नहीं कि इतनी सारी बटरफ्लाई हैं, है ना, इतनी सारी स्पीसीज हैं उनमें से कि ये पॉइजनस है या नहीं है। गॉट इट? तो इस तरह आपको सोचना है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल थ्री। 30 नंबर क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री ऐड कर दिया। तीन नाम दिए हैं, कैश्यू, पपाया एंड रेड सेंडर्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्री आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। तो देखो, रेड सेंडर्स, इसे बोलते हैं लाल चंदन। पुष्पा मूवी आपको याद होगी, है ना, झुकेगा नहीं। और यूपीएससी ने बोला बेटा बहुत देख ली तुमने पुष्पा, अब बताओ रेड सेंडर्स नेटिव है या नहीं, है ना, झुकेगा नहीं साला, अभी झुकाता हूं तुमको। तो रेड सेंडर्स, तो ये आपको मालूम होना चाहिए ये नेटिव है। यदि आप किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन कवर करते हैं वहां पर रेड सेंडर्स के बारे में मिल ही जाएगा। तो नन तो होगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कैश्यू एंड पपाया। जब पोर्तुगल इंडिया आए थे ना, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो कैश्यू एंड पपाया ये आपका एलिमिनेट हो जाता है और आंसर होता है ओनली वन, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉलेज से, जो आपका हिस्ट्री का नॉलेज है ना, उसके थ्रू आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी, यदि तीन स्टेटमेंट है उसमें चांसेस किसके सही होने की है? ओनली वन, है ना। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें ये चीज चलती आ रही है पेयर वाले क्वेश्चन में, है ना, ये आपने नोटिस किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप्स थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन देखिए, आरटीजीज आर मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर, ठीक है। सेकंड देखिए, आरटीजीज आर यूज्ड टू पावरिंग द ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, ये जेनरिक स्टेटमेंट है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। आरटीजीज कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट, ठीक है, कैन यूज, ठीक है, हो सकता है। कैन वाली जो स्टेटमेंट होती है वो मैक्सिमम सही होती है, ठीक है। और हमको यहाँ पे ये देखना है, ये जो ऑप्शन है ना, इसमें तीन जगह कोई एक गलत है ना, और यहाँ पे तीनों सही है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना, जेनरिक स्टेटमेंट भी है, फैक्चुअल स्टेटमेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन में चांसेस होती है कि तीनों तो सही नहीं होंगे, ठीक है। तो तीनों तो यहाँ पे सही नहीं होने वाले। मैं उसी तरह बता रहा हूँ जिस तरह मैंने सोल्व किया था पेपर रियल टाइम में, है ना, वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे वो मैंने नहीं बताया, ठीक है। अब तीनों तो सही नहीं होंगे, अब गलत करना है तो किसको करें? सेकंड स्टेटमेंट जेनरिक है, थर्ड स्टेटमेंट में कैन बोला है कि हाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है, फिजन की जगह फ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। और बात करें रेडियो आइसोटोप की यहाँ पे बात हो रही, तो रेडियो आइसोटोप में क्या आता है? एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज, ये सब आता है। और ये क्या आ रहा है? रिएक्टर, फ्यूजन, विजन। तो ये जो होते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। तो एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज जो है रेडियो आइसोटोप्स, तो ये थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा है ना। तो आरटीजीज, तो जो आरटीजीज है ये मिनिएचर फिजन रिएक्टर तो नहीं होंगे, और ये फैक्चुअल स्टेटमेंट भी है। तो इस हिसाब से आप ये काट सकते हैं, और आंसर आपका आएगा 2 और 3, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये मेरा भी गलत था, ठीक है, मेरा भी ये गलत था, और इसमें मेरा कुछ लॉजिक लग नहीं पा रहा है इसमें, ठीक है, और नॉलेज में भी नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे यदि मुझे इसमें कुछ लॉजिक बनता है ना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा जब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये लॉजिक यहाँ पे सही लग रहा है, ठीक है, इसको ऐसा सोल्व कर सकते थे, कुछ नया इंसाइट मुझे यदि मिलता है तो, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो आप इसे कर सकते हैं, है ना, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन इसकी एक स्टेटमेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
बचा 3 स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, आता हो तो इसे अटेम्प्ट करें, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 स्टेटमेंट आपको दी गई है और पूछा है इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटी कैन द रडार्स बी यूज्ड। ओके, तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। सेकंड क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन। थर्ड क्या है, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। तो सेकंड थर्ड तो ये सही है, ये आपने देखा होगा। अब स्टेटमेंट 1 देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट। अब बात ये है कि रडार आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा है नारकोटिक्स का या नहीं, ये हमको देखना है। तो इसको मैंने कैसे एलिमिनेट किया है ना, क्या लॉजिक लगाया कि मैंने मूवीज देखी है ना। अब मूवीज में क्या करते हैं लोग, जो नारकोटिक्स होता है, जो ड्रग्स होता है, कुछ पाउच बनाते हैं, उसको निगल लेते हैं है ना, वो पेट में जमा हो जाता है, बाद में उसको नीचे के रास्ते से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा कुछ मैंने देखा था और ये चीज़ रियल में भी होती है, सिर्फ मूवीज में नहीं, ये चीज़ रियल में भी होती है। तो मुझे लगा कि यदि रडार इसको आइडेंटिफाई कर पाता तो ये लोग तो पकड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग पकड़ा नहीं पाते है ना। कभी कभी पकड़ा जाते हैं, कभी नहीं पकड़ाते हैं। कभी पकड़ाते कब है, जब वो पाउच होता है अंदर फट जाता है ना, तो जो बंदा है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बॉडीज में, तब वो पकड़ाते हैं। लेकिन मैक्सिमम ऐसा बहुत मुश्किल से पकड़ाते हैं। तो मुझे लगा कि यार आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाता होगा, तो ये लॉजिक से मैंने इसको एलिमिनेट किया, ठीक है, और ओनली 2 के साथ यहाँ पे गया, ठीक है। अब ये साइंस टेक का है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें चांसेस होती है कि तीनों सही हो, है ना। एक नज़र में आपको लगेगा कि तीनों सही है, लेकिन आप यदि थोड़ा सोचें है ना, सिर्फ हमको ऐसा नहीं कि हाँ साइंस टेक का क्वेश्चन है ऑल 3 मारो, ऐसा नहीं, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी भी काफ़ी शाना हो चुका है ना। सारी वीडियो देख रहे हैं वो, यूट्यूब पे जितनी वीडियो है, कौन क्या बता रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है ना, क्या मार्केट में क्या चल रहा है, सब यूपीएससी देख रहा है। वो बोलते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वही चीज़ है ये। तो आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक है ना वो लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ फटाफट मारते चले गए, है ना। जो चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ ध्यान में रखिए। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है सभी सही हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बोला है तो हमने मार दिया, ऐसा नहीं, आपको खुद सोचना है थोड़ा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नाम दिए हैं, राफेल, MiG-29 और तेजस MK-1। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अब यदि आपको मालूम होगा कि राफेल जो है ये 4th जनरेशन है ना, 4th जनरेशन, जब राफेल खुद 4th जनरेशन है तो 5th जनरेशन की तो बात ही नहीं है ना। MiG-21 और तेजस ये तो बात ही छोड़ दो। तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यहाँ पे तीनों में से कोई भी नहीं है ना। तो सिर्फ ये एक चीज मालूम होती है यदि आपको राफेल, तो ये क्वेश्चन आप बना लेते है ना, इसका क्या आंसर होगा, नन, ठीक है। अब देखो वही चीज मैंने आपको बताई थी पेयरिंग वाले, यदि 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपने मारा कि भाई 4 स्टेटमेंट वाला है तो ओनली 2 मार दिया, 3 स्टेटमेंट वाला है तो ओनली 1 मार दिया, 5 स्टेटमेंट वाला है तो ओनली 3 मार दिया, ठीक है। इस तरीके से यदि आप करते हो 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपके 3 सही हो जाएंगे, 2 गलत हो जाएंगे, उसके बाद भी आप नेट पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, आपका वो वाला लॉजिक, वो वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पे फेल होता है। ओके, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, ये जो क्वेश्चन है 34, 3 स्टेटमेंट जो थी, इसमें से मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ किया अपने लॉजिक से, अपने नॉलेज से, तो मैंने उसको एलिमिनेट किया। जब तक आप किसी चीज को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहे तब तक उसको सही लेकर चलना है। यदि मैं इसको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाता तो मैं इसे सही लेकर चलता, लेकिन मैंने अपने लॉजिक से, अपने नॉलेज से मैंने इसे रॉन्ग प्रूफ किया है ना, तो मैंने इसको रॉन्ग कंसिडर करके चला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज। स्टेटमेंट 1 देखिए, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स। सेकंड क्या है, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। थर्ड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। तो हाइड्रोजेल का यूज, एप्लीकेशन की बात हो रही है ना, जो रेडार का एप्लीकेशन था वही चीज। अब यहाँ पे मैं तीनों को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जब तक तीनों को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, तीनों को सही लेकर चलना है, इसका आंसर होगा डी। अभी आपको लग रहा होगा कि यार रॉन्ग प्रूफ कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो से आप नहीं सीख सकते। मैंने 10 साल के पेपर पे काम किया, ठीक है, तब मैंने ये चीज सीखी है। यदि आप भी ये चीज करेंगे 10 साल के पेपर में तो आप भी ये चीज सीखेंगे। सिर्फ एक वीडियो से नहीं सीख सकते, यहां से आप थोड़ा समझ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आप खुद सोल्व कीजिए, ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई है वो
अप्लाई करके देखिए, ठीक है। जो चीज़ भी मैंने आपको बताई है आप उसको अप्लाई कीजिए, है ना। जो चीज़ बताई है वो 75 प्लस पैटर्न वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और पीवाई को जब आप लगाएंगे तो वो चीज़ आप याद रखिए, उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तो धीरे धीरे आपका एप्टीट्यूड डेवलप होने लगेगा। ओके। 37 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। तो एमिशन में क्या निकलता है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। तो ये तो मेरे नॉलेज का था, वाटर वेपर निकलता है ना, तो ये मैंने करेक्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, रिसेंटली द टर्म पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, यहाँ पे हमको क्या करना है, वर्ड एसोसिएशन। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर मतलब वाटर के थ्रू, हाइड्रो, ठीक है, वाटर के थ्रू हम पावर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, इरिगेशन ऑफ टेरेस क्रॉप फील्ड, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब यदि आप खुद सोचिए, वर्ड एसोसिएशन करें तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, स्टोरेज हाइड्रो पावर, क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। इस तरह हम वर्ड एसोसिएशन करके आंसर निकालते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आर ऑफन डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ठीक है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। आपने ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, है ना, स्कूल टाइम में। तो वही चीज़ें, वहाँ पे मेम्ब्रेन होती है और वो किस काम आता है, वो आता है फिल्टर के लिए। आपका जो प्यूरिफिकेशन है उसमें क्या होता है, उसमें ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस होते हैं, है ना, वहाँ पे भी मेम्ब्रेन लगी होती है। तो वो किस काम आ रहा है, वो आ रहा है फिल्ट्रेशन के लिए। तो अब आप ऑप्शन देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। अब आप खुद सोचिए, जो मैंने आपको बताया, जो आपका प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, उसमें क्या होता है ना, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब होते हैं, और वहाँ पे मेम्ब्रेन होती है जो वाटर को प्यूरीफाई करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है ना। आंसर क्या होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है, क्या होगा, मनी मार्केट। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का सिंपल क्वेश्चन है ये। और मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ठीक है, ये यूपीएससी की फेवरेट थीम है, यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन द इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमी का। हम फर्टिलिटी रेट कैसे डिफाइन करते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ लिव बर्थ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज। तो इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनबीएफसी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो यूज करती हैं या नहीं करती है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये बेसिक चीज़ है इकोनॉमी की, है ना। एनबीएफसी ये एक्सेस नहीं करती हैं, उनको अलाउ नहीं होता, जो सिर्फ बैंक है वो इसको एक्सेस कर पाती हैं। तो 1 तो गया, ठीक है। अब बचा 3 और 2, 3 मतलब तीसरा तो सही है। सेकंड देख लेते हैं, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये सही है ना, तो 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर। तो इसमें आप किसी को रोंग प्रूफ कर पा रहे हैं कि ये ट्रेड करता है, ये नहीं करता है। यदि रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड कर सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम पेंशन फंड को यहाँ पे एलिमिनेट करें, और कोई ऑप्शन नहीं बनता कि हम इंश्योरेंस कंपनीज को भी यहाँ पे एलिमिनेट करें, ठीक है। तो जब तक हम किसी चीज़ को गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि हम उसको रॉन्ग प्रूफ कर पाए, तब तक उनको सही लेकर चलना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द अबव इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, भाई मोटर व्हीकल ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये हम काटते हैं। 2 यदि हम काटें, ये गया, ये गया, 1 एंड 1, 3। तो करेंसी स्वैप जो है ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये बेसिक इकोनॉमी में हमने पढ़ा है, करेंसी स्वैप एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, है ना, ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मोटर व्हीकल ये थोड़ी ना होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। लेकिन कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मोटर व्हीकल को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना है। अब वो क्या सोच के माना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा।
है ना। ये तो यूपीएससी बताएगा कि मोटर व्हीकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मोटर व्हीकल तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड करेंसी स्वैप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है और सेक्टर दिए हुए। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमी का, ओके। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है ना, ये सब हमको पता होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है उसका प्रोडक्शन होता है या एक्सट्रैक्शन होता है ना। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ है या एक्सट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, उसका उसकी प्रोसेसिंग वो कहाँ पे होगी, सेकेंडरी सेक्टर में। इन टर्सरी सेक्टर जो होता है वो होता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब उस बेसिस पे हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब स्टोरेज हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो ये क्या है, सर्विस, तो ये क्या होगा, टर्सरी सेक्टर, तो मतलब ये गलत, ठीक है। डेयरी फार्म या क्या हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर, ये सही है। थर्ड क्या है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा सेक्टर है, टर्सरी, लेकिन मिनरल एक्सप्लोरेशन में क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, तो मतलब ये क्या है, ये है प्राइमरी सेक्टर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, वेविंग क्लॉथ, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल का यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही। तो 4 स्टेटमेंट है, इसमें से आंसर क्या होगा, ओनली 2। तो आपको अभी तक कितने क्वेश्चन ऐसे मिल गए हैं जहाँ पे ओनली 2 सही है, ठीक है, काउंट कीजिएगा आप, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप देखिएगा, 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वहाँ पे ओनली 2 कितने सही है, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वहाँ पे ओनली 1 कितने सही है, 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ओनली 3 कितने सही है, ठीक है। ये आप काउंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 फैक्ट दिए है और क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। वर्ड देखिएगा, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब देखिए 1, 3 एंड 4 है ना, फूड मिल वेस्ट, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, ठीक है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, तो ये क्या है, नॉन फूड है। अब कॉर्न ग्रेन जो है ये क्या है, फूड है, ठीक है, फूड, ये क्या 3 क्या है, नॉन फूड। अब आंसर क्या हो, 1, 3, 4 हो या 1, 2, 3, 4 हो, यहाँ पे ये फंसते हैं। अब मैंने इसका आंसर मारा है 1, 3, 4, कोचिंग वाले दे रहे हैं 1, 2, 3, 4। अब यूपीएससी बताएगा इसका आंसर क्या है। मैंने क्या सोचा, 1, 3, 4 क्या मारा, क्योंकि मैंने जब बायोफ्यूल पढ़ा था उसमें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है। स्टेज 1 में हम क्या कर रहे थे, हम जो फूड ग्रेन जो है ना उसको भी हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है, इससे फूड का वेस्टेज हो रहा है ना, फूड शॉर्टेज हो रहा है, तो फिर हम क्या लेकर आए, स्टेज 2, जिसमें हम जो फूड है, जो फूड ग्रेन है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सोच के मैंने जो कॉर्न ग्रेन है इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, है ना, और 1, 3, 4 के साथ में गया। तो ये लॉजिक मैंने लगाया था, थोड़ा नॉलेज थोड़ा लॉजिक, इस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया। अब देखते हैं यूपीएससी बताएगा इसका आंसर क्या है। आपने इसका आंसर क्या मारा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। अब फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये भी बेसिक है ना, एनसीईआरटी में मिल जाता है। अब देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो यूज हो जाता है, ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो यूज हो जा रहा है वो है वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल क्या है, कि भाई कुछ चीज बन गई, जैसे कंप्यूटर हो गया, फार्मर्स प्लॉग हो गया, ये क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल है ना। तो पेट्रोल क्या है, ये वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हम इसको यूज कर लेते हैं, आखिरी में कुछ बचता है पेट्रोल का, नहीं बचता। उसी तरह यान यूज बाय द वेपर, ये भी क्या है, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये भी यूज हो जाता है ना, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो देखो पेट्रोल जो है ये वर्किंग कैपिटल है, ये तो सही है। कंप्यूटर ये फिक्स्ड कैपिटल, ये भी सही है, इसमें क्या है, स्वैपिंग की गई है, ठीक है। फार्मर्स प्लॉट जो है ये फिक्स्ड कैपिटल है, और यान यूज बाय द वेबर ये वर्किंग कैपिटल है, तो इसमें क्या स्वैपिंग कर दिया, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। इसका आंसर क्या है, ओनली 2, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट an interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by the millions of users who can exert property right over virtual items। तो इसका आंसर क्या है, मेटावर्स, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन ये हम पढ़ते ही हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, मेटावर्स क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं साइंस टेक में। तो यदि आपको मेटावर्स मालूम है
तो ये स्टेटमेंट पढ़ के आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरी इन इंडिया। तो देखो, एक तो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती ही नहीं है, हाँ, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाई गई है। और मैंने आपको बताया नेगेटिव स्टेटमेंट यूपीएससी एग्जाम में मैक्सिमम रॉन्ग होती है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है ये सही होती है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। सेकंड, लॉजिकल भी नहीं है ना। यदि आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ी है ना, बैंकिंग के बारे में पढ़ा है, तो आपको मालूम होगा कि आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक यदि ओपन होती है तो एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती ही होती है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, फॉर होली ओन बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स, है ना। अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, डेटा आप देखिए 99% टाइम जो डेटा होता है वो यूपीएससी के क्वेश्चन में गलत होता है ना। फैक्ट है ये, है ना। फैक्ट क्या होता है, कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, कभी भी चेंज किया जा सकता है। 50% ना हो, 70% हो, सिर्फ इंडियन नेशनल्स हैं या एनआरआई भी है ना, ये सब चीज चेंज हो सकती है। तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ पे गलत होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 देखिए, सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द सीएसआर एक्टिविटी। तो बात तो सही है, यदि आप सीएसआर खुद की कंपनी या सब्सिडरी कंपनी में लगा रहे हैं, उससे फायदा खुद को ही हो रहा है, खुद के एम्प्लॉय को हो रहा है, तो वो किस बात का सीएसआर, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखिए, सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटी। एक तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, और हम पढ़ते हैं सीएसआर, ठीक है, उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 2% जो है मिनिमम स्पेंडिंग होनी चाहिए सीएसआर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी गलत होती है, आंसर क्या होगा, ओनली वन। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, है ना। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉलेज के साथ लॉजिकल गेस वर्क, कुछ पैटर्न कितना हेल्प करते हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो भी मैंने अभी तक आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछे हैं उसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। ओके, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।